ये जो चैप्टर है देखो फिजिक्स के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, कौन कौन से, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सही बात है। इन चैप्टर्स के बाद अगर बात करें तो फोर्स एंड ये जो हमारा वर्क पावर एनर्जी है ना, वर्क एनर्जी और पावर जो चैप्टर है ये काफी इजी है उनके मुकाबले, काफी इजी चैप्टर है। 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो वर्क के बारे में, फिर एनर्जी और उसके बाद में पावर। 3 ही है जिसमें से फॉर्मूला अगर लिमिटेड आएंगे ना, आपके कितने फॉर्मूला बन सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 फॉर्मूला बन सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, सीधे न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो हमको करने हैं। ओके, डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन है किस चीज के, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का और एक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, 2 ही एनर्जी और वो भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, चैप्टर सिंपल है, कौन सा है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से, वर्क एनर्जी और पावर। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी, लेकिन इसके अंदर फिर भी क्या पढ़ेंगे, पावर भी पढ़नी है। ओके सर, चलिए। तो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। शुरू से अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब तक जितने चैप्टर्स हमने पढ़े वो तो हमने निकाल ली थी, है ना, आगे आगे पार्ट, पीछे पीछे सब पार्ट, है ना। तो अब इस चैप्टर को शुरू से करना, इजी चैप्टर है। ठीक है, नदीश खान क्या गोयल है क्या, ठीक है, तो शर्मा क्या रहा है, देख ना। देखो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में सबसे पहले जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है वर्क। क्या पढ़नी है, वर्क। बताओ सर, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, बोलो कोई भी बच्चा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है सर, अगर सबसे पहले आपको पता है मेरा पढ़ाने के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, फॉर्मूला। क्या लिखता हूं, फॉर्मूला। बाद में डेफिनेशन बनाएंगे और उसके बाद में उसी से क्या बनाएंगे, यूनिट। ठीक है, तो वर्क क्या है, सुनो, सब लोग काम करते हैं हम लोग, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में जो काम होता है ना वो डिफरेंट ही होता है। कैसे, क्योंकि साइंस कहता है कि जहां पे लगेगा फोर्स, धक्का, और जब चीज डिस्प्लेस होएगी तभी काम होता है। अगर वो नहीं हो रही है तो साइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। समझे, आप लोग बैठे हो आराम से किताब पढ़ रहे हो, साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं हो रहा। समझे, भले से आप एक सामान लेके खड़े हो, कितने किलो का, 25 किलो का, ठीक है, लेकिन आप हिले नहीं, साइंस कहती है काम नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि साइंस की रिक्वायरमेंट क्या है, सुनना, वो कहता है कि यह है फोर्स और एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को जो कि m मास का है, ठीक है, उसको लगाया धक्का, धक्का लगाया तो क्या होगा भाई, बोलो, यानी कि आपने फोर्स दिया, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन। अरे होगा कि नहीं होगा एक्सेलरेशन, तो फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता है हमको। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को आपने ए पॉइंट से उठा के और बी पॉइंट तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो साइंस कहता है कि फोर्स आपने कितना लगाया और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन मल्टीप्लाई, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं, वर्क का यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं जूल। क्या कह देते हैं, जूल। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल। ठीक है सर, क्या होता है, जूल, याद रहेगा। चलो, कौन बताएगा, छोटी यूनिट बताइए। ये है एम के एस में, सारी की सारी किसमें है, एम के एस में। देखो कैसे, इसको सेट करो। देखो न्यूटन को क्या लिख सकता हूं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, कैसे, क्योंकि एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है केजी
और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे इसी में तो मेजर करते हैं ना इसको, इसी को हमने क्या बोला था, न्यूटन। तो न्यूटन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में मीटर, इनटू में मीटर। तो दोनों को अगर चेंज करें तो केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट हो सकती है। तो कहीं पे जूल ना लिखा हो, न्यूटन बाय मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ना लिखा हो, तो क्या लिखा होगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ये समझ आ गया ना। तो मतलब आपको थोड़ा सा इस तरह से सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है एमसीक्यूज के अंदर, थोड़ा सा कभी आप छोटा मोटा कोई एग्जाम देने जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें इस तरह से क्या ऑप्शन चेंज कर देता है। होता वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हमको लगता है पता नहीं कहां से आ गया। इस तरह से इसको खोलो और चेक करो क्या आ रहा है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस मीटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम है कि नहीं है, कोई दिक्कत। चलो ये है एमकेएस में। एमकेएस क्या होता है, एमकेएस सिस्टम के अंदर है ये यूनिट। एमकेएस सिस्टम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सारी की सारी वैल्यूज इसी में है ना सर। छोटी यूनिट क्या होती है, सीजीएस। क्या होता है, सीजीएस। अरे पता है ना, बताओ फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अरे सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी छोटी यूनिट में। तो कन्वर्ट करो, केजी को कन्वर्ट करोगे किसमें, ग्राम में, तो डिवाइड बाय 1000। मीटर स्क्वायर को चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 100 नहीं, 10,000। 100 इंटू 100, ये मीटर स्क्वायर है। एक मीटर को चेंज किया तो 100, दूसरे मीटर को चेंज किया तो 100। सेकंड स्क्वायर को चेंज किया, चेंज करना ही नहीं है क्योंकि सेकंड का सेकंड ही है। सही है कि नहीं है। तो चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो बोलो, 1 केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को जब मैं चेंज करता हूं किसमें, ग्राम्स में, तो 1 केजी में कितने, 1000 ग्राम्स है ना, इंटू में मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर एक का, फिर उसके बाद 1 मीटर का और तो 100। अब क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अरे सही है ना। काउंट करो सर, 3 और 4 10 की पावर 7 लिख दो सीधा, क्या, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब बताओ सर, तो 1 आसान भाषा में इसको लिख दूं 1 जूल। तो 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7, और इसी सिस्टम को, छोटी यूनिट में सिस्टम को क्या बोलते हैं, अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। तो 1 जूल कंटेन्स कितना, 10 की पावर 7 अर्ग। समझ में आ गया कितना होता है, कैसे होता है ये निकालना आ गया ना। हमने कुछ नहीं किया, केजी को ग्राम में चेंज किया है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया है, और सेकंड स्क्वायर को, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था वो बताया था किसका, इससे पहले 1000 से डिवाइड करना है, ग्राम टू, अरे ग्राम सीजीएस टू एमकेएस है ना। हमने अब क्या किया उसमें, एमकेएस टू सीजीएस। तो एमकेएस टू सीजीएस में क्या करना है, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू को चेंज करो। केजी को ग्राम में चेंज किया, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया, और सेकंड स्क्वायर नीचे ऐसे रहेगा। तो देखो सर अर्ग क्या होती है, ये तो है एमकेएस में, किसमें, एमकेएस में। सीजीएस यूनिट की सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अकॉर्डिंग, इसी जूल को हम क्या लेते हैं, अर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं, अर्ग। ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट आपका क्या रहेगा, जूल ही रहेगा। ठीक है। हाँ, छोटी यूनिट लेनी हो तो उसमें हमारा क्या है, अर्ग। कोई दिक्कत। अब देखो सर, फॉर्मूला हो गया, इतना सही फॉर्मूला है, इतना सही फॉर्मूला। तो देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, यानी कि हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने फोर्स के साथ हुआ, इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा क्या, वर्क। कोई दिक्कत। चले आगे देखो, अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क होता है 3 तरह का। कौन कौन सी कंडीशन आती है सुनना। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव, और वर्क कैन बी जीरो। वर्क जीरो भी होता है। ये क्या हुआ सर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। ठीक है। किस कंडीशन में वर्क हमारा पॉजिटिव होता है, किस कंडीशन में वर्क हमारा नेगेटिव होता है, और किस कंडीशन में जीरो होता है, समझो। मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया,
पुश किया, जिस डायरेक्शन में मैंने पुश किया, यानी कि मैंने फोर्स की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ गए? वर्क पुश कर रहे हो, फोर्स लग रहा है किस तरफ, इस तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। या फिर ऐसे कहो कि डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इधर, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसी कंडीशन के अंदर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और वर्क की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब बताइए सर ऐसी कौन सी कंडीशन है, आप लोग बताएंगे, जिसमें वर्क नेगेटिव हो सकता है? कौन सा ऐसा फोर्स लगेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चीज, बिल्कुल सही है सर, क्या है, ब्रेक। जब भी हम किसी भी ऑटोमोबाइल या साइकिल या किसी भी चीज के ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपको पता है चीज तो आगे जा रही है, अरे आगे जा रही है ना चीज, लेकिन क्या हो रहा है, बोलो, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स उसको रोकने के लिए लग रहा है, ऑपोजिट, लेकिन फिर भी चीज आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, वो धीरे धीरे लगेगी। ऐसी किसी चीज को ऊपर उठाया, ऊपर फेंका, फोर्स कहां लग रहा है, ग्रेविटी का नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है ना? तो उस कंडीशन में भी क्या है, फोर्स, ये वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डन? फील समझ आ रहा है ना सर? ऑपोजिट फील करना है। धक्का दिया, ये इसको पुश किया, ये आगे गया, ये क्या हो रहा है, तो जिस तरफ फोर्स किया दिया उसी तरफ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन है। लेकिन पुश किया, ब्रेक लगाई किसी चीज के, तो क्या हो रहा है, गाड़ी तो आगे जा रही है, लेकिन फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस तरफ में। अब किस कंडीशन में वर्क नेगेटिव होता है, किस कंडीशन में वर्क नेगेटिव होता है, इसको समझो। किस कंडीशन में होता है, सुनिएगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री यहां पे आपके काम की नहीं, 10th क्लास में आप लोग सीखेंगे, है ना, 9th में है नहीं। अभी आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता देता हूं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉसेक, सेक, कोट, ये क्या है, आपके थीटास की वैल्यू होती है। थीटा मतलब एंगल की, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, बेस, हाइट एंड ऑल के सब। तो एक फॉर्मूला होता है, सुनना, पहले वो बताता हूं, फिर वर्क बताऊंगा नेगेटिव जीरो कब होता है, ठीक है। सुनना, कोई ऑब्जेक्ट है, ये तो हम लोगों ने बात करी कि जिस तरफ फोर्स लगा उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ या उसके ऑपोजिट हुआ। एक बच्चा है, बच्चे ने क्या है, ये बच्चे की कार है, छोटी सी खिलौना है, एक धागा बांध रखा है उसने और वो खड़ा है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं किसी चीज को पुल करूंगा तो क्या होगा, एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कहां से, बेस से, सही है कि नहीं है? तो नीचे से एक एंगल बनता है, कितना, तो उसी एंगल को, अब देखो इसको मैं पुल कर रहा हूं किस तरफ, ऊपर की तरफ, मैं रस्सी को ऐसे, और ऐसे की तरफ मैं आगे चल रहा हूं, तो क्या होगा बताओ, गाड़ी तो नीचे चलेगी या ऊपर की तरफ में आ जाएगी, नहीं ना, गाड़ी नीचे ही चलेगी, लेकिन फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, सामने की तरफ में हो रहा है। सेकंड फॉर्मूला ऑफ वर्क याद करेंगे, एक फॉर्मूला एफ एस, और दूसरा, सुनना, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। तो थीटा कितना होगा, आ गया कि नहीं आ गया, अरे एंगल आ गया ना, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल आ गया, सीधा फॉर्मूला याद करो, एफ एस कॉस थीटा। क्या याद करो, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एंगल होता है, तो क्या याद करोगे, एफ एस कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू मैं लिखवा देता हूं, फिक्स्ड वैल्यू आएगी आपके, और अगर दूसरी कोई वैल्यू देता है तो आपको क्या करना है, वो वहां पे मेंशन करके ही देगा, ठीक है। बाकी ये जो वैल्यूज हैं ये अपने याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, अगर ना दे तो कम से कम कोई क्वेश्चन छोड़ के तो ना है, वैल्यूज में लिखवा देता हूँ, ठीक है। किसकी, कॉस थीटास की वैल्यू लिखवा देता हूँ, 5-6 वैल्यू है वो लिख लो, याद रहेगा। देखो, तो एफ इंटू एस तो था ही पहले, बस इसी में क्या एंगल ऐड कर दिया, कॉस थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपने नहीं है, अपने सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ओके। दो ही फॉर्मूले हुए सर, इतना सिंपल है, देख लो, वर्क खत्म हो गया है एक तरह से। एनर्जी वाले 2 फॉर्मूले हैं, उनके रिस्पेक्ट में वर्क डन और बता दूंगा, ठीक है अभी, लेकिन फिलहाल 2 ही फॉर्मूले याद करो। कौन सा है सर, वर्क इज इक्वल टू एफ एस और वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब मेरे हिसाब से वो याद कर लो तो भी चलेगा, है ना। एंगल नहीं है तो कॉस है ही नहीं, तो सीधा क्या हो जाएगा, एफ एस, ओके। अरे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दोनों के अगर एंगल है ही नहीं, दोनों एक डायरेक्शन में है तो क्या होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, बस सिंपल। तो 1 की वैल्यू रखोगे तो अब अगेन क्या आ जाएगा fs, ठीक है। तो देखो दो फॉर्मूला हुए fs और fs cos थीटा, है ना। और एक फॉर्मूला ये क्यों मेंशन किया पता है आपको, कई बार क्वेश्चन पेपर में दे देगा मास और एक्सेलरेशन, समझ गए, और हम लोग यहाँ ढूंढ रहे होंगे कि यार ये काम गया, ना तो मास लिखवाया ना एक्सेलरेशन लिखवाया, अरे इसी को मॉडिफाई करो, किसमें वर्क डन इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं m इंटू ए इंटू एस, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, अब कई बार पेपर में क्या करेगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे देगा और टाइम दे देगा, तो एक्सेलरेशन निकाल लेना, सही है कि नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये दिमाग तो अपने आप लगा लोगे ना सर, कहीं पे वहां दिया नहीं क्या सर, ये क्वेश्चन बताया सर ने, तो दो ही फॉर्मूला बताए थे, एक एफएस और एक एफएस cos थीटा, धोखा देगा सर, इसलिए पहले लिखवा दिए सारे, वैल्यू पुट कर देना किसकी, फोर्स की, ये रही, समझ गए, ऐसे निकलेगा, याद रह जाएगा, क्लियर है ना, है फॉर्मूला एक ही एफएस। अब उसके सब फॉर्मूले जितने मर्जी बना लो, ठीक है, किसी में मास दे देगा, किसी में एक्सेलरेशन दे देगा, किसी में सेकंड्स, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये दे देगा साथ में, इतनी बात समझ आई। अब वो कंसेप्ट देख लो लास्ट, एफएस cos थीटा वाला, वर्क डन 0 कब होता है, वर्क डन 0 कब होता है, फटाफट ध्यान दो। एक कुली है, कुली समझते क्या बोलते हैं, पॉटर, क्या करता है, एक लोड ले रखा है उसने, ठीक है, लोड ले रखा है, उस लोड के ऊपर वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, अरे लगा रहा है ना ऊपर फोर्स, ये लो सर। अब अर्थ का फोर्स नीचे लगता है, सेम mg, तो एक ही बात है कि सर वेट नीचे लग रहा है या ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब सिंपल सी बात है, वेट नीचे की तरफ में लगता है, याद होगा mg, ग्रेविटेशन में पढ़ा था। अब ये बताओ, ये पोर्टर का जो है, ये पोर्टर है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, सर पे सामान रख के, बोलो, मोशन करता है किधर, सामने की तरफ में, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, सामने की तरफ में, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ में, उसको रोकने के लिए लगा रहा है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उसको फोर्स को ऊपर धक्का दे रहा है, रोक रखा है ताकि यहाँ रुके, है ना, तो ऊपर मान लो या नीचे मान लो, mg एक ही बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यस, कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब समझना, पहले बता देता हूँ, cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री जो होता है, cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, एंगल, कितना एंगल है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। तो जब आपकी वैल्यू 0 हो गई और आपने प्लेस किया किसके अंदर, एफएस cos थीटा के अंदर, तो f इंटू एस इंटू वैल्यू क्या है 0, तो वर्क डन भी क्या हो गया 0, वर्क डन भी हो गया 0। ध्यान रखेंगे, जब वर्क, सुनना ध्यान से, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो ध्यान रखेंगे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी वो आपकी वैल्यू कितनी क्या आएगी, 0, ठीक है। और ये बात आप अपने तक ही रखना, किसी दिन सामान लेके पर पुली गया और उसने कहा भाई जी लाओ पैसे, ठीक है, तो आप कहीं कह दो देखो जी सीधी बात है ना, पापा पैसे दे रहे हो आप रोको, तो पापा रुको रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसने कोई काम नहीं, नो काम नो पैसा, भाई साहब सारे पुली भेड़े हो जाएंगे और जो ठोकेंगे वो अलग, सही है ना। तो ये ऐसा उसको मत समझाना कि सर एफएस cos थीटा cos 90 इज 0 एंड वर्क यू डिड 0, है ना, वो कहेगा साइड में दोबारा बोल साइड में दोबारा बोल, क्या बोल रहा था भाई, है ना। तो ऐसा कुली को मत कह देना भाई, नहीं तो मार मार के जाम बना देगा। चलो ठीक है सर, ये आपको समझ आया। तो 3 काइंड ऑफ यस वर्क डन, कौन कौन से, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, इतनी बात समझ आ गई। लास्ट चीज बची है आपकी वर्क कंप्लीट होने में, और वो है कॉस्ट की वैल्यूज, ठीक है, वो अभी समझाता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। इसके अलावा एक और चीज समझो, वर्क कितना कर सकते हैं हम, यस सर,
वर्क कितना कर सकते हैं? बोलो। जितनी हमारे में एनर्जी होगी, जितनी हमारे में एनर्जी होगी। तो एक बात ध्यान रखना, वर्क और एनर्जी हमेशा इक्वल होती है सर। क्या होती है? इक्वल। ठीक है, कैसे? एनर्जी का डेफिनेशन होता है क्या? लो, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता जो होती है आपके अंदर, ठीक है, वही क्या होती है? एनर्जी। उतना ही काम कर पाओगे जितनी एनर्जी होगी। ठीक है ना सर? याद रहेगा? तो जितना काम किया उतनी ही एनर्जी आपने कंज्यूम करी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। इसको बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी तो सेम। अब बताओ सर, एनर्जी का यूनिट क्या होगा? अरे वर्क का यूनिट अगर जूल है तो एनर्जी का भी क्या होगा? जूल ही होगा ना। ठीक है, हाँ, बड़ी यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं, किलो जूल हो गई और वो सब, लेकिन फिलहाल रहेगा क्या? जूल। ठीक है, वर्क की एनर्जी अगर यूनिट जूल है तो एनर्जी की यूनिट भी क्या रहेगी? जूल रहेगी। इतना इजी है ना समझना? अब बताओ ये चैप्टर इजी है कि नहीं? वर्क कंप्लीट हो गया। दो एनर्जी के फॉर्मूला हैं, उनको आप वर्क में भी कंसीडर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वर्क में भी उनका यूज कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो, मैं बता देता हूं एक बार। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आगे समझाऊंगा क्या होती है। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ये तो वही है, फोर्स इंटू हाइट। ये देखो, एम इंटू जी इंटू हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन वही सेम चीज है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। तो क्या इनकी जगह पे मैंने अभी बोला एनर्जी और वर्क बराबर, तो मैं क्या इनको हटा के लिख सकता हूं? क्या वर्क डन लिख सकता हूं ना? तो ध्यान रखना, ये दोनों एनर्जी कभी आ जाए कि आपको दिया हुआ हो जी, एम और एच, और आप ढूंढ रहे हो कि सर हम वर्क कैसे निकालें, इसे तो फॉर्मूला ही नहीं है। या फिर फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो और मास दिया हुआ हो और आप ढूंढ रहे हो कि ना तो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, सर ने तो कहा था यही है। तो आप इन फॉर्मूलाज का यूज भी कैसे कर सकते हो? वर्क फाइंड करने में, टू फाइंड वर्क, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन इज इक्वल। ठीक है सर? याद रहेगा ना? तो याद कर लो, हाफ एम बी स्क्वायर और एम जी एच। अरे एम डी एच मसाले याद है ना? एम डी एच, वैसे ही एम जी एच एम जी एच। ठीक है, ऐसे याद कर। याद होना इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करो। देखो 4 फॉर्मूले लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, लिखेंगे नहीं लिखे? क्या लिखे? दोबारा रिपीट कर देते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे होता है कि नहीं होता? ये लो सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। अरे होती है ना, राइट? न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है, एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस मतलब केजी, मीटर और सेकेंड वाले केस में। इसी को जब सीजीएस में लिखता हूं तो अर्ग कहते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो आपको यहां मैंने मेंशन कर दिया। देखो कैसे फाइंड किया, समझ में आ गया होगा अपने आप। 1 जूल, इसी को जूल कहता हूं कि नहीं कहता? अरे इसी को तो जूल कहता हूं। और इसको क्या कहता हूं? अर्ग कहता हूं। अरे कहता हूं ना, बस उसको चेंज किया तो केजी में जितने ग्राम आते हैं वो लिख दिए, मीटर में जितने सेंटीमीटर आते हैं वो लिख दिए। सेकंड एज इट इज रहेगा, वैल्यू आ गई सर 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला हो गया। जब एंगल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू को कॉस लेते हैं यहाँ पे। एक चीज, वर्क पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो। और वर्क नेगेटिव कब होता है? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, केस कैसा है आपको पता है? नेगेटिव का एग्जांपल क्या है? बोलो। तो वर्क नेगेटिव क्या एग्जांपल है? कब? जब ब्रेक लग रहे हैं या ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने कोई चीज ऊपर फेंकी है। ठीक है, वर्क पॉजिटिव कब है? तो नॉर्मल जहां पर फोर्स लगता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पॉजिटिव वर्क डन है। जंपिंग कैसे? हाँ तो देखो, जब ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, दोनों में अलग अलग है। कैसे? जब आपने जंप किया तो आप अगेंस्ट जा रहे हो, आपको अर्थ क्या कर रही है? वापस नीचे खींच रही है, लेकिन आप ऊपर जा रहे हो। लेकिन नीचे आते हो क्या हो रहा है?
फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ में हो रहा है, ठीक है, वो केस बन जाएगा अलग, ठीक है। और वर्क जीरो लास्ट में मैंने आपको बता दिया, जहां पर क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जहां पर भी 90 डिग्री एंगल हो गया तो cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड वर्क डन इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब सिस्टमैटिक ढंग से उतारो जैसे मैंने उतरवाया था, उसके बाद में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज है मतलब कॉस की वो लिखवा देता हूं। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 0 है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0, वो तो ऑब्वियस सी बात है। कौन सी डेफिनेशन? नहीं ये नहीं लिख सकते, ये वाली कंडीशन नहीं लगानी। उसने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क होता है, और तुम तो ये कंडीशन कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट हम कर ही ना, तो फिर वर्क की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, है ना भैया, है ना। अच्छा आप लोग बताओ 1 जूल की डेफिनेशन कैसे दोगे? अच्छा वर्क की डेफिनेशन सेम, वो याद रखो, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इजी है डेफिनेशन, तो वही याद करो। और इसके बाद बताइए 1 जूल अगर आ जाए कि डिफाइन 1 जूल वर्क, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो ठीक है, फोर्स का डेफिनेशन क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी वर्क का डेफिनेशन क्या था? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोबारा बोलना पड़ेगा, काय को ब्लर हो गई, अब सही हो गया, ठीक है। तो देखो वर्क क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही था। अब सुनो 1 जूल को डिफाइन करना है, किसको? 1 जूल को। कैसे करेंगे? तो देखो 1 जूल एक कंडीशन में आ सकता है यहाँ पे, कब? जब मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं और उसमें 1 मीटर का क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। सही है कि नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? When 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, समझे? ऐसे कर सकते हो ना सर। देन देन द वर्क डन इज 1 जूल। तो अगर मान लीजिए कहीं पे आ जाए क्या, डिफाइन 1 जूल, तो आप क्या लिखेंगे? When 1 न्यूटन force is acting on an object and it displaces 1 meter, then the work done is 1 joule। इजी है कि नहीं है? अरे कर सकते हैं। चलिए अब देखो ट्रिग्नो जो आपकी कॉस की वैल्यूज हैं वो मैं अभी आपको याद करा देता हूँ। याद क्या, अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से निकाल लेना, कर लोगे? सुनो देखो वैल्यूज आपको याद करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। याद करने का तरीका, तो मैं आपको सबसे पहले साइन, फिर कॉस और फिर टेन, इनकी वैल्यू निकालता हूं, ठीक है ना सर? थीटा की वैल्यू क्या है? ये थीटा की वैल्यू क्या है? ये है, तो आप ऐसे याद कर लो। साइन की लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप इनके आगे क्या लिखो? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कर लिया 0 से स्टार्ट करके, और सबको डिवाइड कर दो किससे? 4 से। किससे? 4 से। कर दिया? कर दिया। और उसके बाद में कर दो इनका क्या? रूट। क्या कर दो? रूट कर दोगे? बताइए 0 का रूट क्या होता है? और 4 डिवाइडेड बाय 0 आएगा क्या? 4 को डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, और 0 का रूट क्या होता है? 0। तो वैल्यू भी कितनी आ गई सर? 0। तो साइन 0 डिग्री इज 0। ओके, सबका रूट करना है? कर दो, बताओ
क्या आएगा? इसको क्या कर लिख सकते हैं? 2 × 2, तो इसका तो रूट हट जाएगा, अरे हट जाएगा। और ऊपर क्या है? 1, 1 का रूट क्या होता है? 1, तो क्या आ गया सर? 1/2। समझ में आ गया? 1/2। 2, 4, इसको कैसे लिख सकते हो? तो इसको हटा दो, 2 × 2, और ऐसे कर दो। अब क्या बचा? 2 से क्या गया? 2 भैया क्या? कैसे बताओ? बस मैथमेटिक्स फेल? तो बताओ फिर क्या आएगा? मुझे तो सीधी याद है, यहां बताओ तुमसे। 1/√2, 1/√2 कैसे? आपको बताओ। 2 से √2 को नहीं काट सकते हैं, रखनो। मैंने काट दिया, ठीक है, कईयों ने रोका तो सही, लेकिन फिर भी आएगा क्या ये पता नहीं चल रहा है ना। तो देखो सर, √2 को कैसे काट दोगे? 2 से बराबर थोड़ी ना है ना। या तो इसका रूट हटे तब तो ना काट दो। तो सुनना ध्यान से, कैसे होगा? क्या वैल्यू थी? 2/4 थी, है ना। इसी के अंदर क्या करो? 2 × 2 करो, और इसको 2 से उड़ा दो 2 को। अब बताओ सर, 1 का रूट क्या होगा? 1, लेकिन √2 नीचे रह गया। समझ गए क्या? ऐसे करना। चलो ठीक है। अब देखो इसका क्या आएगा? 2 × 2, 2 से रूट हट जाएगा, इसका क्या बचेगा? √3, ठीक है। और इसका 4, 4, 1, 1 का क्या होता है? 1। समझ गए क्या? तो sin 90 is 1, तो सीधा में याद कर लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। लेकिन हमको ये याद अभी नहीं करना है, लेकिन 10th क्लास में काम आएगा। अब क्या करना है? कॉस होता है उल्टा, इसका क्या होता है? उल्टा। तो आप इसको क्या कर दो? लेटरल डिस्प्लेसमेंट करवा दो, इन्वर्जन। सॉरी, क्या करवा दो? इन्वर्जन। तो लेटरल जैसे करवाओगे क्या होएगा? कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सर, क्या आएगी कॉस की वैल्यू? 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 एंड 0। समझे? ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है। अब देख लो, आपके सामने लिखी हुई है और आपको ये याद करनी है। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब देख लो सर, cos 90 = 0। अरे सही है ना। अब 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो भैया ये जो वैल्यूज हैं, इसके लिए 10 निकालने के लिए क्या करोगे? साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर दो। साइन डिवाइडेड बाय कॉस। 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 0, ठीक है। √1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो क्या हो जाएगा? बोलो, तो आप बताओ ना, आंसर क्या आएगा? 1/√3। सही है क्या? मैं चेक कर लेता हूं, आपका कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। 2 नीचे आएगा, √3 है, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कटेगा। सही बात है सर, भरोसा नहीं है। चलो 1/2, 1/2 क्या आ जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, √3। और सही है क्या? वैल्यूज चेक कर लीजिएगा। इनफिनाइट कैसे? 0 तो अगर मैं 1 तक पहुंचाना है, मैंने क्या होगा? हाँ, मैंने वही लिखा है। वो साइन किसका है? बस फिर अब बताओ, समझ आ गया? तो आपको इंपॉर्टेंटली क्या याद करनी है अभी के लिए? बोलो, कॉस की वैल्यूज याद करनी है। याद हो जाएगी क्या? हो जाएगी तो कर लो, हो जाएगी तो कर लो, याद कर लीजिए। क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखे।
ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया, कर दोगे? क्वेश्चन बता देते हैं, चलो पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, लिखो, नोट डाउन करो। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। सीधा लिखो, वैल्यूज लिखो, फास्ट फास्ट। क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम आपकी क्या है कि एक 200 kg मास का क्या है हमारा वाटर है, 200 kg वाटर है, ठीक है। और इसको वर्टिकल हाइट 6 मीटर, 6 मीटर तक ऊपर हमको क्या करना है, खींचना है या ऊपर चढ़ाना है ना। तो आपको निकालना है इसमें क्या, वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर्स। निकालिए। अब काम आएगा आपके कुछ, हमारा फॉर्मूला सर्च कीजिए वहां पे क्या था। जी आप लोग क्या लेते हो, 10 लेते हैं सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी सर, क्यों 10,000 क्यों, माइनस क्यों आएगा? जब आप ऊपर पुश कर रहे हो ना, ऊपर, हाँ देखो हमने फेंका नहीं है पानी को, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन में ये चीज जा रही है। 12,000 जूल। सीधा क्या करेंगे, 200 इंटू 10 इंटू 6। अरे ठीक है ना। चलो सिंपल क्वेश्चन ले लो, ऐसे नहीं समझ आता तो लिखो, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। हाउ मच फोर्स वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सीधी लाइन में होता है तो बराबर ही होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया। तो बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क निकालोगे F इंटू एस, क्या आ गया सर, 10 जूल। निकाल लोगे ना। अब आप करें सही सवाल करें। थोड़ा सा टिपिकल सवाल दे रहा हूं, कीजिए। टिपिकल तो नहीं है, जिसने मोशन, ग्रेविटेशन और ये सब अच्छे से पढ़े हुए हैं उसके लिए टिपिकल नहीं है। निकालिए। आज का लास्ट सवाल है सर, मुझे लगता है, लिखिए। A car weighing 1000 kg, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second, and traveling at 30 meter per second, stops at a distance of 50 meter, stops at a distance of 50 meter per second, traveling at 30 meter per second, stops at a distance of 50 meter, decelerating uniformly, डिसलरेट कर रही है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है यूनिफॉर्मली लेके, है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। दोबारा सुन लीजिए। A car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter, decelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? By the brakes? Question mark. What is the work done by the brakes? What is the work done by the brakes? निकालिए।